जय हिंद बालको, कैसे हैं? आज का पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? पेपर तो अपने यूजुअल पैटर्न पर ही था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था। और इस बार गवर्नमेंट ने जो है थोड़ा सा आपके साथ में एक गेम भी प्ले किया। जहां 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन पढ़ने होते थे, यहां इस बार 3 घंटे में उसने 200 क्वेश्चन आपको दे दिए पढ़ने के लिए। और उन 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आउट करना था, 180 क्वेश्चन निकाल करके सॉल्व करना था। इस वजह से कई बच्चों का जो समय है वो ज़रूरत से ज़्यादा लग गया और पेपर छूट गया है। खैर, घबराने की बात नहीं है। केमिस्ट्री का पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा टफ आया है, थोड़ा सा जो है वो टफ आया है, थोड़ा सा जो है लेंदी आया है। पिछली बार इसकी तुलना में बहुत ही इजी पेपर था, कम लेंदी पेपर था, टू द पॉइंट था। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला हट करके है। तो खैर, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज हम सीधे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। मेरे हाथ में जो पेपर है ये नीट 21 का पेपर है आपका, आज का जस्ट आज का पेपर है आपका। और मेरे पास जो कोड है ये O3 कोड है, मेरे पास कोड O3 है। ठीक है जी, ये कोड मेरे पास है। तो मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सलूशन दूंगा, साथ में ये भी हिंट करता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 51 से हो रही है। और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज, द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज, मेटामेरिज्म इज। इसके ऑप्शंस दिए हुए थे C3H6O, दूसरा ऑप्शन था इसका C4H10O, तीसरा ऑप्शन बेटा इसका दिया हुआ है C5H12 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है C3H8O। तो मैं आपको बता दूं, ये सीधे NCERT का क्वेश्चन है। आप जब 11th क्लास के NCERT पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर मिलेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस चैप्टर में टॉपिक मिलेगा आपको मेटामेरिज्म। और मेरे हिसाब से या मेरी टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 341 पर ये टॉपिक मौजूद है। तो इस टॉपिक में सीधे एग्जाम्पल ही लिया हुआ है किसका? आपका C4H10O का। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो C4H10O ये मेटामेरिज्म शो करता है। आप लोग को क्लास में भी कई बार बताया गया है कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होगा। ये अल्कोहल और ईथर बनाएगा, तो इसमें जो ईथर वाला पार्ट होगा उसके मेटामर्स बनेंगे। आप एल्किल ग्रुप लगा लीजिए, एक तरफ मेथिल लगा लो, एक तरफ प्रोपिल लगा लो। अगले स्ट्रक्चर में दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी पर 2-2 एथिल लगा लो। तो ये दोनों ही कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर मेटामर्स कहलाएंगे। इसलिए 51 का कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला ऑप्शन सही। जस्ट इसके बाद हम लोगों ने 52 नंबर क्वेश्चंस को डील किया हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन को हमने डील किया हुआ है। अंकित सर, 52 नंबर क्वेश्चन को डील किया हुआ है हमने। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दिया हुआ है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल DEC4 इन इज 2,6 डाइमिथाइल DEC4 इन। ये कंपाउंड आपका, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको इसका स्ट्रक्चर पहचानना था कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए, जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिए गए हैं उसमें ये स्ट्रक्चर, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये स्ट्रक्चर इस नाम को फुलफिल करता है। कैसे? आप नंबरिंग करके देख सकते हैं। नंबरिंग हमेशा प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन की तरफ होती है। तो अब अगर हमने इस प्राइमरी कार्बन से नंबरिंग शुरू की और प्राइमरी कार्बन तक लेकर गए तो मेन चेन आपकी ये सेलेक्ट होगी।
इसमें दूसरी और छठी पोजीशन पर आप ध्यान से देखिए तो एक एक मेथिल ग्रुप मौजूद है, यानी ये बात सही हो जाती है 2,6 डाइमिथाइल। रूट वर्ड में आपको 10 कार्बन दिख रहे हैं, यानी कि रूट वर्ड डेक्स सही हो गया। और चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कि चौथा कार्बन पाई बॉन्ड को लेगा तो 4 इन हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो वो बात कहीं ना कहीं कभी एल्किल ग्रुप के लेवल पर, कभी मल्टीपल बॉन्ड के लेवल पर डिस्टर्ब है, इसलिए आपका ये स्ट्रक्चर सही है और 52 का हम लोग थर्ड ऑप्शन बोलेंगे कि करेक्ट है। क्लियर है मेरी बात? चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम 53 नंबर पर आते हैं। फिफ्टी नंबर सीधा सा क्वेश्चन है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी की बात की गई है और हैलोजन एटम को चेंज किया गया। तो आप भी जानते हो कि जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ता जाएगा ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जाएगी, और अगर ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जाएगी तो निश्चित तौर पर बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती जाएगी। यानी सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा? Ci वाला, और सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? Cf वाला। यानी अगर हम 53 के ऑप्शंस की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फोर्थ वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 53 के बाद हम लोग 54 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं। बेटा जो 54 नंबर क्वेश्चन है उसमें जर्कोनियम दिया हुआ है जिसका कि एटॉमिक नंबर 40 है, और हॉफमियम दिया हुआ है जिसका कि एटॉमिक नंबर 72 है। और ये पूछ रहा है कि जर्कोनियम एंड हॉफमियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। तो केमिस्ट्री की दुनिया में ये लाइन बड़ी फेमस है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपका चौथे ग्रुप का मेंबर है, फोर्थ ग्रुप का मेंबर है ये। और चौथे ग्रुप में यहाँ इनके एटॉमिक नंबर के बीच में 32 का अंतर है, और जब भी एक ही ग्रुप के दो सक्सेसिव मेंबर के एटॉमिक नंबर में 32 का अंतर होता है तो जो प्रॉपर्टी यहाँ डोमिनेट कराई जाती है वो कहलाती है लेंथेनाइट। क्या चीज़ आपका? कॉन्ट्रैक्शन। और जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी इनके साइज लगभग आपस में क्या होंगे? बराबर। तो 54 का अगर आपको आंसर टिक करना है तो आप पहला वाला आंसर टिक करेंगे, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 55 पर आए क्वेश्चन नंबर 55 पर अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अगर आपको याद हो बेटा कि हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात की जा रही है तो इस यूनिट सेल में जो एटम पाए जाते हैं वो सभी कॉर्नर्स पर होते हैं। 6 कॉर्नर ऊपर होता है, 6 कॉर्नर कहाँ होता है? आपका नीचे होता है। 2 फेस सेंटर पर होते हैं और 3 इनसाइड होते हैं, ऐसे ऐसे। तो एक यूनिट सेल को बनाने के लिए प्रैक्टिकली 6 एटम चाहिए होते हैं। 6 में से 2 एटम कॉर्नर के होते हैं, 1 एटम फेस का होता है और 3 एटम इनसाइड होते हैं। तो टोटल 6 एटम चाहिए होते हैं। और चूंकि हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल का जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है ये क्यूबिक यूनिट सेल या सीसीपी जिसको बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसके बराबर आती। और एक बात हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ते हैं कि चाहे सीसीपी पैकिंग हो चाहे एचसीपी पैकिंग हो, दोनों में ही पर एटम, ध्यान दीजिएगा, पर एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो चूंकि यहाँ एचसीपी पैकिंग है, 6 एटम चाहिए हमको एक यूनिट सेल को बनाने के लिए, तो कितने टेट्राहेड्रल होंगे आपके? 12। और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे?
6 चल जाएगा। इसलिए अगर क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर देना हो तो हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। मैं कोड 03 या O3 सॉल्व कर रहा हूं केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है कि BF3 इज ए प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। तो BF3 का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखिए तो बोरॉन फ्लोरीन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ इसकी वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और सेंट्रल बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसी 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है। और ये लाइन आपको अपनी NCERT की बुक में 11th क्लास की बुक में 11th क्लास वाला जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक जो है बोरॉन फैमिली का, उसमें पेज नंबर 311 आप अगर नोटिस करेंगे तो पेज नंबर 311 पर ठीक जहां ये टेबल दिया हुआ है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके ठीक नीचे इस मॉलिक्यूल का डिस्क्रिप्शन देते हुए ये दोनों बातें आपको मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, न्यू क्वेश्चन नहीं है, NCERT का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो 56 का जो आंसर हम सेलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। तो 57 में बेटा 3 सोल्यूशन दिए गए हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग सोल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है P1। इसी तरीके से इसने 10 ग्राम यूरिया को लिया हुआ है उसी 250 मिलीलीटर वाटर में और इसका वेपर प्रेशर दिया है P2। इसी तरीके से इसने 10 ग्राम सुक्रोज को भी लिया हुआ है उसी 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में और इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है P3। चलेगा? तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ जो ये P1 है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, P2 ऑस्मोटिक प्रेशर है, P3 ऑस्मोटिक प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू ICST। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू ICST। चूँकि ये तीनों ही सल्यूट नॉन आयोनाइजेबल हैं इसलिए इस फॉर्मूले में I की वैल्यू 1 होगी। चूँकि एक ही इन्वायरमेंट में रखे गए हैं तो टेम्परेचर सेम होगा। S चूँकि सॉल्यूशन कांस्टेंट है तो सीधे शब्दों में अगर पाई का रिलेशन कंसंट्रेशन के साथ बन जाए तो मैं इनका रिलेशन बना लूँगा। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सभी का आप देखिए फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आपका नंबर ऑफ मोल के। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो मास को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ग्लूकोज को 180 से, यूरिया को 60 से, सुक्रोज को 342 से, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसके लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और जिसके लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। यानी सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा किसका होगा, यूरिया का होगा, क्योंकि मोलर मास कम, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा। नेक्स्ट नंबर फिर इसके बाद किसका आएगा, ग्लूकोज वाले का, और सबसे कम नंबर किसका आएगा, सुक्रोज वाले का। यानी ऑप्शन का मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर का सीक्वेंस बनेगा P2 सबसे ज़्यादा, फिर P1, फिर क्या P3। यानी किस ऑप्शन को हम टिक करें, बोले भाई 57 का तीसरा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पर।
क्वेश्चन नंबर हम 58 पर आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि ट्राइटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इमिट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल जो है ये इमिट करता है। चलेगा, गामा पार्टिकल है कि न्यूट्रॉन है कि बीटा है कि अल्फ़ा है। तो आप इसको एनसीईआरटी में आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन वाले टॉपिक में पेज नंबर 277 पर देखेंगे तो ये मिल जाएगा। ये बीटा पार्टिकल इमिटर होता है, इसलिए 58 का हम लोग तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। क्योंकि मैंने कई बार क्लास में अपना एनसीईआरटी रिवाइज कराया है, तो ये इस छोटे से पैराग्राफ में मिलता है ट्राइटियम को लेकर के कि ये बीटा पार्टिकल इमिटर होता है और इसमें जो होता है हाफ लाइफ इसकी इतनी होती है। तो वही सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 58 के बाद आएंगे हम 59 पर। 59 वाला क्वेश्चन भी सीधे डाटा है। उसने पूछा है कि इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, जिसको वो ईडिटा कह रहा है, ईडिटा बोल रहा है, ईडिटा आयन इस। तो आप जानते हो कि ईडिटा जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। रीज़न दैट कि इसमें जो एसीटेट आयन होता है वो भी डोनर सेंटर का काम करता है, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी डोनर सेंटर का काम करते हैं। तो ये व्यवस्था रहती है। तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा। तो ये हेक्साडेंटेट है, यानी अगर 59 का आंसर बोला जाए तो मैं तीसरा बताऊंगा, मैं तीसरा बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन में इसने एनसीईआरटी का ही लाइन पकड़ा हुआ है। एसीटोन का मॉलिक्यूल लेकर के पहले स्टेप में इसने इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया है इन ड्राई ईथर, और सेकंड स्टेप में इसने इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी है और बोलता है कि प्रोडक्ट बनता है। आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या होगा। तो निश्चित तौर पे तुम जानते हो कि ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है, और जब हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये इथाइल कार्बेनाइन देता है, इथाइल कार्बेनाइन देगा। और ये बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक किसका, आपका एडिशन का। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा CH3CO- CH3C2H5। अगले स्टेप में जब आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो ये H आयन लेकर के अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा। यानी बनने वाला प्रोडक्ट कुछ यूं होगा, CH2CH3। बोलो भाई। तो इस कंपाउंड का नाम अगर हम रखें तो ये मेन चेन ऐसे बनाएंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो 2 मेथिल ब्यूट एन 2 ऑल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का भी जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा वाला सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं हम लोग।
61 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentan इज पेंटूइन। दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। तो 2-bromopentan ये रहा हमारा 2-bromopentan और जो प्रोडक्ट बना है वो बना है पेंटूइन। व्यवस्था कुछ ऐसे रही, पेंटूइन। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन निकालने की बात करें तो दो जगह से निकालते हैं, दो जगह से निकलने का चांस है, एक β1 और एक क्या आपका β2। अगर β1 से निकलता तो हॉफमैन और β2 से निकलता तो सेटजेफ। तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन β2 पोजीशन से निकाली गई तभी तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आया है। यानी ये एलिमिनेशन किस रूल को फॉलो कर रहा है? बोलो भाई, सेटजेफ रूल को फॉलो कर रहा है, सेटजेफ एलिमिनेशन की बात कर रहा है। यानी 61 का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही। चलेगा। आइए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 पर तो 62 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक मेटल दूसरे को क्या करे, आपका रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पर आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन दे रहा है। तो ये तो भैया मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। दूसरा, लेड नाइट्रेट की उसने हीटिंग करा दी है, लेड नाइट्रेट की हीटिंग करा करके लेड ऑक्साइड साथ में NO2 और O2 बनाया है। तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पोटेशियम क्लोरेट को इसने हीट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस दिया, ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो आखिर में डिस्प्लेसमेंट है कौन सा? ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्रोमियम को क्या कर रहा है, आपका डिस्प्लेस कर रहा है। तो 62 का अगर आंसर बोलना हो तो मैं फोर्थ वाला बोलूँगा, चौथा आंसर बोलूँगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 बेटा और कुछ नहीं है, सीधे मेयर की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है ये मेयर की इक्वेशन है। एक्चुअल में इसने पूछा ये है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल आइडियल गैस। तो 1 मोल आइडियल गैस के लिए अगर Cp और Cv का रिलेशन देखा जाए तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। ये मेयर इक्वेशन कहलाती है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो सीधे इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन सीधे NCERT के टेबल का क्वेश्चन है। पूछा है कि द RBC डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिसीज ऑफ। जो RBC की डिफिशियंसी होती है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से जाती है आपका। तो हम लोग अगर आप टेबल पढ़ेंगे NCERT में बायोमॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक में टेबल नंबर 14.3, तो यहाँ विटामिन का पूरा टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 418 पे। बात आती है पर्नीशियस एनीमिया की, या इसी को हम लोग कहते हैं RBC डिफिशियंसी। तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होती है या RBC की कमी होती है। तो इसलिए 64 का जो करेक्ट ऑप्शन आप टिक करेंगे वो तीसरा वाला आप टिक करेंगे। चलेगा? चलिए 64 अगर हो गया आपका तो हम बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। 65 की बात करते हैं।
65 वाला भी डाटाबेस क्वेश्चन है। ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जैसे ही आप अपना एनसीईआरटी खोलेंगे 12th वाला जो पॉलीमर वाला टॉपिक है उसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन में किसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टेफ्लॉन का, टेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन करके आता है आपका, उसका लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। 65 का सही आंसर तीसरा है। जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ रखा है वो एग्जैक्टली यहाँ तक पहुँच जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 66 है वो एग्जैक्ट आंसर पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 78% बाई मास एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन करीब करीब 22%। द राइट ऑप्शन फॉर द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो मैं बताऊं कि इसमें एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें कि कार्बन का 78% आ रहा हो। आप देख सकते हैं मेथिल वाला सबसे पहला ऑप्शन लिया है, तो कार्बन का परसेंट निकालें तो 12/15 × 100, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15, 20, 3 चौके 12, 80% ही आएगा। और यही अगर आप मेथिल के बाद अगर मीथेन ले लेते हैं तो 12/16 × 100, 4 चौक 16, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, यानी कि ये 75%। तीसरा ऑप्शन अगर आप इसका देखेंगे तो इसने CH मॉलिक्यूल लिया हुआ है, और जब आप CH में चलेंगे और कार्बन का परसेंट निकालेंगे तो 12/13 × 100 करीब 1200/13, तो 13 नवैया 117, 3 30, 13 दूना 26, करीब 52% के आसपास। और चौथे ऑप्शन में आप आएंगे तो CH2 लिया हुआ है, तो 12/14 × 100, यानी कि 1200/14, सॉल्व कर लेंगे तो 600/7, 7 से काट दीजिए, 7/56, 4 40, 7×5 35, 85% के आसपास। यानी एक भी ऑप्शन मिलता जुलता नहीं है जो कि आपका 78% कार्बन बाई मास रखे और 22% हाइड्रोजन बाई मास रखे। तो मेरे हिसाब से इस पर सभी को कॉमन मार्किंग मिलनी चाहिए, या फिर ये नियर टू के लिए अगर जाएं तो पहला लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सभी को कॉमन देना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर फिर डाटाबेस क्वेश्चन पूछा है कि डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। तो आप जानते हो कि जो भी कन्फर्मर इथेन के बनेंगे, अगर डाईहेड्रल एंगल इनके बीच का 0 डिग्री हो जाए तो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगी, और जब ये फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगी तो इसमें एनर्जी मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मिनिमम, यानी 67 का कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही चलेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से उठाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में उसने मॉलिक्यूल्स बताए हैं और लिस्ट सेकंड में उसने उनके शेप बताएं। तो लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड वाले में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिस्ट फर्स्ट में PCl5 है, SF6 है, BrF5 है, BF3 है। सभी मॉलिक्यूल NCERT में P ब्लॉक में आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर इनका शेप दिया है। तो हमें इनके लिस्ट सेकंड को मैच करने की जगह पे सीधे सीधे PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ये
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप देगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, जो कि मेरे वाले में लीस्ट सेकंड में किस जगह पे दिया है, ये आपका 4th में दिया है। SF6 का मॉलिक्यूल लिया है इसने, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ऐसी स्थिति में इसका शेप ऑक्टाहेड्रल आएगा, यानी कि इसका 3rd वाला लगाएंगे। BrF5 7 5 12/2 यानी कि 6, ये भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ होगा, लेकिन एक लोन पेयर पाया जाएगा और एक लोन पेयर होगा तो इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल होगा, यानी फर्स्ट वाला। लास्ट में BF3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और शेप ट्राइगोनल कैसा होगा आपका, प्लेनर। तो मेरे हिसाब से 68 के लिए हमारा जो आंसर है वो तीसरा वाला मैच कर रहा है, 3rd आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, 3rd वाला आंसर मैच कर रहा है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 पर हम लोग आते हैं। तो 69 ये कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन लिया गया है CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr in presence of benzoyl peroxide C6H5CO twice O2, ठीक है। तो ये जब लिया गया है तो मैं आपको बताऊं कि जो भी यहाँ पर इसका आंसर पूछ रहा है तो HBr के साथ पेरोक्साइड सॉल्वेंट अगर लेके चल रहे हो तो ये आंसर किस इफेक्ट से आएगा, एक शब्द में समझ लो, खैरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो अब हमारा जो Br है वो टर्मिनल कार्बन से जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कि हाइड्रोजन की संख्या क्या है आपका, ज़्यादा है, और हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये खैरास इफेक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। तो 69 का कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd ऑप्शन सही। चलिए भाई 69 के बाद हम लोग आते हैं सीधे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन भी डाटा है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पर तो उसके प्योरीफिकेशन के लिए कौन सा मेथड लेंगे। आप मेटलर्जी जैसे ही पढ़ेंगे 12th क्लास का NCERT के लास्ट में बिल्कुल प्योरीफिकेशन टॉपिक दिया, वहाँ सबसे पहला ही डिस्टिलेशन आता है। डिस्टिलेशन उन मेटल्स के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है या रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लाइक मरकरी और क्या चीज़ आपका, जिंक। तो 70 का जो सही आंसर है वो पहला वाला होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। इसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रीजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिजॉल्व इन क्या आपका, एल्कली मेटल। तो हिंसबर्ग रीजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहते हैं, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों को क्लास में बताया गया है कि जो प्राइमरी एमीन्स होती है वो हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाती है जो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्ट करती है लेकिन इसका प्रोडक्ट एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता, और टर्शरी एमीन रिएक्ट ही नहीं करती। तो अब हमें सर्च करना है यहाँ पर 71 में कि कौन सा प्रोडक्ट भी बनाए और एल्कली में सॉल्युबल हो, यानी कि प्राइमरी एमीन। तो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन प्राइमरी एमीन का है, दूसरा टर्शरी एमीन का है, तीसरा एमीन है ही नहीं, और चौथा सेकेंडरी एमीन का है। सो 71 का पहला ऑप्शन सही है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 71 के बाद आते हैं हम लोग 72 पर। 72 में दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है एसिडिक स्ट्रेंथ HF, HCl, HBr और HI का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एज द साइज ऑफ एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI डिक्रीजेज एंड सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो सही बात है भाई कि HF से ज़्यादा एसिडिक HCl और HCl से ज़्यादा एसिडिक HBr और HBr से ज़्यादा एसिडिक HI। रीज़न क्या है? ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जा रही है, और जब ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जाएगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाएगी और बॉन्ड आसानी से टूटेगा। ये बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन उतनी आसानी से निकलेगी और एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट कंफर्म डाटा है और दूसरा स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर 72 का तीसरा ऑप्शन सही है कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। चलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। 73 में उसने कहा है कि जो पीकेवी वैल्यू है, पीकेवी वैल्यू डाई मिथाइल एमीन का, डाई मिथाइल एमीन का वो दिया हुआ है 3.24, और जो पीके वैल्यू है एसिटिक एसिड का वो दिया हुआ है 4.77। तो पूछ रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट। तो कई लोग तो इसी बात पे कंफ्यूज रहे कि क्या करें, कोई डाटा वाटा तो है नहीं, कैसे बनाए इस सवाल को। तो मैं बताऊं बेटा, ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, और वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट जो होता है बफर सॉल्यूशन का काम करता है। तो अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो इसके पीएच का फॉर्मूला आएगा हाफ टाइम PKW प्लस PKA माइनस PKB, सीधे सीधे। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई PKW की जगह पे 14, PKA की जगह पे आप रखोगे 4.77 और PKB की जगह पे रखोगे 3.24। इस डाटा को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये 4.77 में से अगर 3.24 आप घटा दो तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से 2 गया 5, और 4 में से 3 गया कितना 1, 14 इसमें और जोड़ दो, 4 1 5 15.53, और इसको अगर 2 से आप भाग दे दो तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, यानी 7.765 की लपेट में पहला ऑप्शन 73 का पहला ऑप्शन। याद रहे ये बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन बनेगा, हमको उसका पीएच बताना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। तो बालको जो क्वेश्चन नंबर 74 है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, ये भी आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की बुक का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें सीधे ये एग्जाम्पल है 3.8। कोई भी जाकर के इसको देख सकता है। इसमें मोलर कंडक्टेंस दिया गया था इनफाइनाइट डायलूशन पर NaCl का, HCl का और सोडियम एसीटेट का। NaCl का, HCl का और सोडियम एसीटेट का, इन सभी का मोलर कंडक्टेंस दिया गया है।
126.45 NaCl का, HCl का 426.16 और सोडियम एसीटेट का 91 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली दिया है। तो आपको एसिटिक एसिड का निकालना है। तो एसिटिक एसिड का निकालने का सीधा सा तरीका ये था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर एसिटिक एसिड का निकालना है तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HCl और सोडियम एसीटेट का जोड़ना पड़ेगा और NaCl का घटाना पड़ेगा। NaCl का घटाना पड़ेगा। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? और जब ये डाटा रख करके हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा, इस वैल्यू को पुट करें, HCl की जगह पे कितना 426.16 और सोडियम एसीटेट की जगह कितना 51 और घटाएंगे कितना 126.45। तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 390.71 के आसपास आएगी। कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही है 74 का, वो फोर्थ वाला है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पर। पर आते हैं। ठीक है, 75 पर हम लोग आते हैं। एक मिनट, पर 75 कह रहा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एक्सहिबिटेड बाय। तो चार ऑप्शन दिया हुआ था, स्टार्च, यूरिया, NaCl या ग्लूकोज। तो मैं आपको बता दूं टिंडल इफेक्ट जो होता है कोलाइडल सोल्यूशन शो करते हैं, और इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल पहले ऑप्शन में कौन सा दिया है, स्टार्च सोल्यूशन। तो 75 का तो पहला ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। यहाँ ये कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रिवाइस लैटिस यूनिट सेल इज। तो मैं बताऊँ ये सवाल बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे। ये सवाल एक्चुअल में आपकी NCERT में सॉलिड स्टेट में जो टेबल दिया गया है टेबल 1.3 जो है, इस टेबल से ये सवाल उठाया गया है कि जो 14 तरीके की ब्रिवाइस लैटिस हैं उसमें कितनी बॉडी सेंटर्ड हैं। तो मैं बताऊं केवल 3 आती हैं। क्यूबिक में आपको मिलेगा, टेट्रागोनल में मिलेगा और ऑर्थोरोम्बिक में मिलेगा। ये सवाल बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे, लेकिन फिर भी इसका जो 76 का सही ऑप्शन है वो सेकंड वाला है। आगे की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 77 पर हम लोग अगर आते हैं तो ये भी आपका NCERT का सीधा सीधा ग्राफ है, बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ है, जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के लिए दिया गया है। तो आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पर जब ग्राफ खींचेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ जाएगा, चलेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ये चीज़ 600 केल्विन, 400 केल्विन, ठीक। तो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 77 में देखेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होगा, जिसमें अगर टेम्परेचर घटेगा तो स्लोप ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्लोप कम होगा। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग,
77 के लिए सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 78। 78 लेंथेनाइड या एक्टिनाइड का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 78 ये कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, स्पेशली ये कि बाकी के 3 सही हों और एक गलत हों। तो एक क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। तो भैया लेंथेनाइड या एक्टिनाइड अपनी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्टली जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक होंगे तो कलर शो करेंगे, ये कलरलेस नहीं होते हैं। तो यही बात इसमें गड़बड़ लगती है। तो 78 के लिए हम लोग 4 ऑप्शन चूज़ करेंगे, जबकि पहले तीनों ऑप्शन को देखो तो सबसे पहला है कि लेंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो कंडक्टर भी अच्छे हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए हैं। एक्टिनाइड्स बेहद हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये भी बात सही है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लार्जर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये एनसीईआरटी की लाइन ही है। तो इसलिए 78 में बेस्ट इनकरेक्ट कौन सा होगा, 4th वाला। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद आते हैं 79 पर। 79 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन हम A से B में कन्वर्ट होते हैं और इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो दिया गया है ये -4.2 किलोजूल पर मोल है। इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया है वो आपका 9.6 दिया गया है, किलोजूल पर मोल दिया गया है। तो कह रहा द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोवन इन द ऑप्शन। तो ये बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, और एक्सोथर्मिक का मतलब रिएक्टेंट की जो एवरेज एनर्जी है ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी से क्या है, आपका ज़्यादा है। ज़्यादा है तो जब ग्राफ आप खींचोगे तो ग्राफ में रिएक्टेंट ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा और प्रोडक्ट नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा, ऐसे। ये रहा इसका थ्रेशोल्ड लेवल, यहाँ ये रिएक्टेंट, यहाँ ये प्रोडक्ट। तो ऐसे ही ना ग्राफ खींचोगे जी, बोलो। तो ये ग्राफ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, 4th ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बोलिए भाई। इसके बाद अगर हम लोग आए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है बेटा, 80 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। तो 79 नंबर देख लिया जाए। 79 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि नोबल गैसेज है वीक डिस्पर्जन फोर्स, ये तो सही बात है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, ये बात सही है। तीसरा कह रहा है कि नोबल गैसेज आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी बात कुछ हद तक निकल जाएगी। फिर ये कह रहा है कि नोबल गैसेज है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वेरी हाई होता है कि वेरी लो होता है बेटा, वेरी लो होता है। रीज़न क्या है, इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस पाए जाते हैं। तो 79 में जो मोस्ट इनकरेक्ट आपको दिख रहा है ये 4th ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है। 81 आपको बता ही चुके हैं, तो हम सीधे किस क्वेश्चन पर आएंगे। 80 अगर बता चुके हैं तो किस पर आएंगे, अब आपका 81 पर आएंगे। 81 भी डाटाबेस क्वेश्चन है। कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज़ कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड, कैल्शियम और स्टांसियम, तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर किस में होगा, बेरिलियम क्लोराइड। सबसे छोटा साइज़ है और जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। तो 81 का जो सही आंसर है वो दूसरा वाला है। चलेगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 पर क्वेश्चन नंबर जो 82 है ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है। पूछा है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो मेटलर्जी में बेटा मैंने कई बार कहा था कि इसके फिगर से बड़े ज़माने से क्वेश्चन नहीं आया है, तो थोड़ा सा इसके फिगर को फोकस करते चलिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में होता है, और ध्यान से देखिएगा करीब करीब 2200 केल्विन के आसपास बताया है। तो 82 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेगा। 82 के बाद हम लोग आते हैं 83 नंबर पर। 83 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये कह रहा है कि एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। क्या झूठ बोल रहे हो भाई, ये तो नॉन नारकोटिक में आता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो ये तो बेटा नारकोटिक एनाल्जेसिक में आता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग वाले टॉपिक में आप देखेंगे जहाँ एनाल्जेसिक्स दिया गया है वहाँ नारकोटिक और नॉन नारकोटिक दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, पहला भी और दूसरा भी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 83 का जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ ऑप्शन है। चलेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। तो सॉलिड स्टेट में जो बेरिलियम क्लोराइड होता है वो लीनियर पॉलीमरिक चेन बनाता है, ऐसे लीनियर पॉलीमरिक चेन बनाता है क्लोरीन ब्रिज के थ्रू, ऐसे। और जब आपका ये वेपर फेज में होता है तो ये डाइमर बनाता है। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं। 84 का आप थर्ड ऑप्शन टिक करेंगे। आइए सेक्शन ए वाले का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 85 नंबर सीधे आपका कह सकते हो कि फॉर्मूले पर पूछा गया है, सीधे फॉर्मूले पर पूछा गया है 85 का। यहाँ पर ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्स, 1368 किलो हर्ट्स, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांसमीटर इज, यहाँ पर लाइट की स्पीड दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ पूछा है। तो सीधा सा फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। तो लैम्डा की जगह पे हमने लिख लिया 3 × 10⁸ और न्यू की जगह 1368 किलो हर्ट्स है। तो हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ तो यहाँ इसको काटोगे तो 10⁵ और इसको डिवाइड करोगे तो करीब 219.3 मीटर आएगा। तो 85 के लिए जो सही आंसर है वो तीसरा है। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से हम लोगों ने केमिस्ट्री में जो उनका पोर्शन था उसका सेगमेंट ए कंप्लीट कर लिया, सेगमेंट ए कंप्लीट कर लिया। अब हम किसकी बात करेंगे? सेगमेंट बी की बात करेंगे। अंकित सर, अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे। स्टॉप कर दीजिए।